आज हमारा पॉलिटी का पहला सेशन है और आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी मिस करेंगे आज का सेशन वो बहुत पछताएँगे। तो पॉलिटी को हम कनेक्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। कैसे? वो आपको अभी समझ आएगा। तो जिसने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास किया ना उसे थोड़ा-सा और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पॉलिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है। और संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो सके, देश में तानाशाही ना हो, सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से चले। तो इसलिए एक संविधान का होना ज़रूरी है। संविधान होता क्या है? अ सेट ऑफ रूल मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं जो सबके लिए होते हैं, जैसे सरकार के लिए, सिटीज़न के लिए और सभी लोगों के लिए। बट संविधान ऐसे एक दिन में नहीं बन गया, इसके पीछे लंबी कहानी चली थी, जो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मैंने बताया था। कैसे 200 साल हम ब्रिटिश की कॉलोनी बन के रहे। हमने हर बार डिमांड किया, पहले डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की, वो नहीं पूरा किया गया। फिर फाइनली हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करते हैं, तो वो भी तुरंत नहीं मिला। तो कैसे क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत होता है 1934 में। 1934 में एक इंसान थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के बारे में आप लोग हल्का-फुल्का जानते होंगे। इन्होंने सबसे पहली बार आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ओके? और ये कम्युनिस्ट पार्टी से इनका संबंध है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको पता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ना, ऑफिशियली डिमांड करता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो, ओके? फिर 1938 में क्या होता है, नेहरू जी क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेहरू जी ये बोलते हैं कि हमें जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा ना, ये फुल्ली इंडिपेंडेंट और सॉवरीन होगा। इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए और इस बात को 1940 में एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उस जो एक्सेप्ट किया था ना उसे कहते हैं अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के पहले की हल्का सा स्टोरी बताऊँगा, नहीं तो आप अगस्त ऑफर नहीं समझ पाओगे। इस समय आखिर क्या हो गया? जो इंसान इतने सालों से माँग रहा था, तुम नहीं दे रहे थे, अचानक हमें क्यों दे रहे हो भाई? कुछ तो बात है। आप लोग बताइए ब्रिटिश हमें क्यों दे रहे हैं? 1940 में ऐसा क्या हो गया ब्रिटिश में कि वो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने के लिए एग्री हो गए? बताइए आप लोग। आखिर क्या हुआ ऐसा? ओके, रुचि जी ने एकदम सही बताया, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ, तो ब्रिटिश वाले चाहते थे कि इंडिया को शामिल किया जाए। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हम लोग क्या थे, वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया ने सपोर्ट किया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं करता है, क्योंकि वो जो हम लोग डिमांड करते हैं वो पूरा नहीं होता है। तो हम लोगों को खुश करने के लिए ये अगस्त ऑफर देते हैं और कहते हैं ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट करते हैं, ओके? फिर दिक्कत क्या होता है? इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन मैंने आपको बताया था क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था। ये आते हैं कि इंडिया को कैसे दिया जाएगा, है ना? अगर आप किसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे रहे हैं तो ऐसे हवा में तो दोगे नहीं, उसका प्रोसेस होता है। तो उसका ये लोग ड्राफ्ट तैयार करके इंडिया आते हैं, है ना? क्रिप्स मिशन में 3 लोग आए थे, उसके चेयरमैन जो थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इसलिए इसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। और क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट और इन्होंने ये वादा किया कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया को क्या देंगे? एक फ्रेम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद करेंगे। बट दिक्कत ये होता है कि मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने हिस्ट्री में बताया था आपको। मुस्लिम लीग का डिमांड ये था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक हिंदू, एक मुस्लिम के लिए और इसने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कही, इसलिए ये क्या था, खुश नहीं था इस बात पे। और फाइनली आता है कैबिनेट मिशन 1946 में और कैबिनेट मिशन जब आया तो इसने क्या हुआ, एक्सेप्ट किया। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम हुआ था, इसने भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं माना था, इसने भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात बोली थी। मुस्लिम लीग हालांकि गुस्सा थे, लेकिन इसने एक ही किया। फिर इसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बन के तैयार होता है, ये शुरू हो जाता है
आपका नवंबर 1946 में बन के तैयार होता है। ओके, तो कैबिनेट मिशन के प्लान पे बन के तैयार हो जाता है। अब देखेंगे हल्का सा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, तो इसमें टोटल बात करें सीट की तो 389 सीट थे, और 389 में 296 सीट जो था वो ब्रिटिश इंडिया का था, मतलब कि भारत में जो ब्रिटिश शासन में इंडिया थे वो, और प्रिंसली स्टेट अलग थे, तो उनको 93 सीट 93 सीट दिया गया था। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है एमसीक्यू में कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे, तो ये पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड थे। ओके, इलेक्शन जो था वो एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि जो एज डिटरमाइन किया गया है, आपको पता है कि जब इंडिया फ्री हुआ था तो 21 ईयर था जो हम लोग इलेक्शन देते थे, बट अभी 18 है। तो उस समय का रूल ये था, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि हर कोई, चाहे वो मेल हो फीमेल हो किसी भी कास्ट का हो, वोट देगा, पर ऐसा नहीं था। ये क्या था, सेलेक्टिव वोटिंग हुआ था। कंप्राइज इसमें कौन कौन था, तो सारे रिप्रेजेंटेटिव थे, हर कास्ट के लोग थे, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी, हर कोई था। और लीडर की बात करें तो सभी लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सिर्फ गांधी जी नहीं आए थे। गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक चीज और बता दूं मैं, मुस्लिम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसने बायकॉट कर दिया था। साथ में जो प्रिंसली स्टेट थे ना, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, तो ये जो इलेक्शन हुआ था इनकी सारी सीटें खाली रहती हैं। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। फिर आते हैं वर्किंग क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, कैसे हुआ था। तो जो पहला सेशन हुआ था, ये कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन होता है। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग पहले मीटिंग को बॉयकॉट करता है, और इसके जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनते हैं, कौन बनते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। ये टेम्पोररी बने थे, और ये क्यों बने थे, क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट थे, बहुत सीनियर थे, जिन्होंने कहा कि चलो भाई इन्हें टेम्पोररी बना देते हैं। फिर इलेक्शन होता है, उसके बाद इलेक्शन होता है, और डॉक्टर राजेंद्र जी को, प्रसाद जी को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसमें दो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, बस आपको ये दोनों याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी याद रखना है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको परमानेंट। इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद, मैं टाइम क्यों नोट करता हूँ, 13 दिसंबर आप देखोगे, मात्र 4 दिन बाद क्या होता है, नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं। कौन पास करता है, नेहरू जी। और फिर इस पर वोटिंग होता है, और 22 जनवरी 1947 यानी कि जस्ट कितने दिन बाद, मुश्किल से 1 महीने बाद इसे एनोनिमसली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मतलब कि हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें सब कुछ अच्छा था, बस एक चीज इसमें कमी थी, और वो कमी ये था कि रेजिडुअल पावर जो था वो स्टेट के पास था। और ये बाद में यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, इसका मॉडिफाई वर्जन आगे चलकर प्रिएम्बल बन जाता है। रेजिडुअल पावर के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये होता है, जो स्टेट होगा ना उसके पास ज्यादा पावर होगा, ये याद रखना आपको। अब अब देखो 1946 चल रहा है, मुस्लिम लीग अभी भी डिमांड कर रहा है कि हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। मुस्लिम लीग लगा है, अपने जिद पे लगा है, देश में सिविल वार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं इधर उधर, है ना। जो मुस्लिम एरिया है, हिंदू एरिया है, आपने देखा होगा, गदर मूवी में आपने बहुत अच्छे से देखा है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब इतना कुछ हो रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहता भाई कुछ तो करना होगा। फिर द इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1946, इसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, और ये आता है और पार्टीशन ऑफ कंट्री कर देता है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पार्टीशन ऑफ कंट्री किसने किया था, तो माउंटबेटन प्लान। और जब माउंटबेटन प्लान आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, तो एंड ऑफ ब्रिटिश रूल खत्म हो जाता है पूरे तरीके से, और इंडिया क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट और सॉवरेन हो जाता है। सॉवरेन का मतलब आप लोग जानते हो कि मैं बता दे रहा हूँ। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि आपके इंटरनल मैटर में कोई एक्सटर्नल पावर इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब आपके आंतरिक, आपके फैमिली मैटर में कोई बाहरी लोग आके हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये बोला जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट है ना,
इसी माउंटबेटन प्लान से प्रिंसली स्टेट को 2 ऑफर दिया जाता है और उन्हें ऑफर ये दिया जाता है कि प्रिंसली स्टेट तुम चाहो तो इंडिया ज्वाइन कर लो और तुम चाहो तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो। तुम दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लो। ओके? फिर आते हैं प्रिंसली स्टेट धीरे-धीरे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइए किसकी मदद से प्रिंसली स्टेट इंडिया को ज्वाइन करते हैं? किसने बहुत मेहनत किया था? उसे यूनिटी मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनके नाम पर भी स्टैच्यू बना है और वो स्टैच्यू कहाँ पे बना है वो भी बताइए आप लोग। और उस स्टैच्यू को क्या बोलते हैं वो भी बताइए आप लोग। ओके। फिर इसके बाद क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकदम सही बताया आपने। एकता की प्रतिमा, वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बहुत सही, गुजरात, अहमदाबाद, है ना? ओके। और आते हैं, अब जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया ना, माउंटबेटन प्लान आया, तो इंडिया पाकिस्तान तो बन के तैयार हो गया। 15 अगस्त 1947 को क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ से जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था ना, इसके 2 सेपरेट काम शुरू हो जाते हैं। 2 काम इसने करना शुरू कर दिया और वो दोनों काम क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ये क्या करता था? संविधान बनाता था और इसी में एक और काम शुरू हो गया लेजिस्लेटिव बॉडी और ये क्या किया? ऑर्डिनरी लॉ शुरू कर दिया। मतलब कि यहीं से पार्लियामेंट वाला काम शुरू हो गया था। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का काम यहीं से शुरू हो गया था। क्योंकि भाई देश आज़ाद हो गया है, देश को सँभालना भी है। अब हम ही देश के सारे वो हैं। तो यहीं से लेजिस्लेटिव बॉडी भी उसी के अंदर बन गया। ओके? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाले हैं। कॉमनवेल्थ, इंडिया ने जो है ना ये रेटिफाई किया कॉमनवेल्थ को मई 1949। ये नेशनल फ्लैग वाला पूछता है, बहुत पूछता है। तो आपको याद रखना है ये जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसके पहले ही नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट कर लिया गया था। है ना? नेशनल फ्लैग के बारे में आप लोग जानते ही हैं। क्या नाम है? वेंकैया, वेंकैया करके नाम है, उन्होंने ट्राई कलर वाला नेशनल फ्लैग दिया था, है ना? इसके बाद नेशनल एंथम जन गण मन, है ना? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने दिया था। डेट पूछ लेता है तो 24 जनवरी और 24 जनवरी मतलब कि जो 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, जस्ट 2 दिन पहले नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया था और साथ में 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ओके? इसके बाद और आते हैं, संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हो गया था? तो संविधान आपको बनना 2 साल, 11 महीने, 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। और टोटल कितने सेशन हुए थे? तो 11 सेशन हुए थे। संविधान को बनाने के लिए 11 सेशन हुए थे और कितने पैसे खर्च हो गए थे? तो 64 लाख रुपए पैसे खर्च हुए थे। ओके? और देखो, जो फाइनल सेशन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनल सेशन हुआ था, वो 24 जनवरी को हुआ था 1950 को। ये फाइनल सेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। अब आते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है और आप लोग जानते हैं इसके चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है इसके चेयरमैन? तो ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई थी, तो ये संविधान को ड्राफ्ट करते हैं। संविधान को क्या करेंगे? ड्राफ्ट। अंबेडकर जी को फादर आप क्या कहते हैं? अंबेडकर जी ने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इन्हें ड्राफ्टिंग कमिटी का इन्हें फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे और टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे इसमें। ओके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी। तो ये लोग थे। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे और इसमें कितने मेंबर थे। ओके, 31 अक्टूबर ये पॉइंट है, 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाते हैं। अब होता क्या है, हमारा जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बना देता है, ड्राफ्टिंग कमेटी देखा आपने संविधान बना दिया। अब इसकी क्रिटिसिज्म होने लगी। क्रिटिसिज्म कैसे हो रही थी वो हम हल्का सा देखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
ये क्या है? पहले तो इसे कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब ये होता है, आपको पता है आज के समय में जो इलेक्शन होता है ना, कैसे होता है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनता है, मतलब कि जो देश के लोग हैं वोटिंग करते हैं तब जाके आता है, पर इसका तो इलेक्शन हुआ ही नहीं था। अडल्ट फ्रेंचाइज तो इसमें हुआ ही नहीं था, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। दूसरा, कहा जाता है कि ये सॉवरेन बॉडी भी नहीं है। सॉवरेन बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि माउंटबेटन प्लान आया था, उसने बनाया था। जो कैबिनेट मिशन ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसलिए ये सॉवरेन बॉडी कैसे हो सकती है? ये तो बाहरी आदमी आके बनाया है। ओके? इसको हम सही कर लेते हैं, कैबिनेट मिशन। तीसरा क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। आपने देखा 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। इतना समय कैसे लगता है भाई एक संविधान बनाने में? चौथा, इसकी बुराई की जाती है कि ये कांग्रेस डोमिनेटेड है, मतलब कि इसमें जितने मेंबर थे ना, ऑलमोस्ट 82% मेंबर तो इसमें कांग्रेस के ही थे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वन पार्टी बॉडी भी कहते हैं। इसकी बुराई करते हुए एक ही समुदाय के लोग पूरा बना रहे हैं। ओके? चौथा कहा जाता है ये अन इंडियन और सॉरी इंडियन नहीं होगा, अन इंडियन, हाँ, अन इंडियन एंड इमिटेशन ऑफ वेस्ट है। मतलब कि आपने देखा होगा कि इसमें सारी चीजें तो वेस्ट से ली जा रही है। जैसे 1935 वाला एक्ट था, पूरा का पूरा कॉपी कर दिया इन लोगों ने, और भी सारी देशों से इन्होंने छोटी छोटी अच्छे अच्छे चीजें लिया था। एलिफेंटाइन इन साइज का मतलब होता है कि बहुत लार्ज है। इंडिया का जो संविधान है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कमेंट में आप लोग बताइए कि फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। टिपिकली अनगांधियन। अनगांधियन क्या है? अनगांधियन आप लोग जानते ही हैं, मतलब कि गांधी जी किसकी बात करते थे? ओके, यूएस से। सभी ने अच्छा बताया। अच्छा, इसका आंसर दो आप लोग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बुराई की जा रही है क्योंकि ये अनगांधियन है, मतलब कि गांधी की फिलॉसफी को इसमें ऐड नहीं किया गया था। तो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी? आप लोग बताइए। ग्राम ग्राम पंचायत की गांधी जी बात करते थे, है ना? इस ये नहीं था तो ग्राम की, और गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। गांधी जी चाहते थे कि जो गवर्नमेंट चलेगी ना, लोकल स्तर पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं था। तो ये बाद में ऐड हुआ था, मैं आपको आगे बताऊंगा। और किस 1992 में ये ऐड हुआ था, है ना? अमेंडमेंट से हुआ था, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था। ओके। कार्बन कॉपी ऑफ 1935 मैंने बताया आपको, डोमिनेटेड बाय हिंदूज, सारे मेंबर हिंदू थे, है ना? तो ये सारी चीजें हमने देखा। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, संविधान के बारे में और देखेंगे, इनएक्टमेंट और इन्फोर्समेंट। ओके, तो इनएक्टमेंट ऑफ संविधान क्या होता है? ये डेट आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949। आज के दिन हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो गया था। और जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था ना, तो इस समय क्या था हमारे संविधान में एक प्रिएम्बल था। ओके, और क्या था? आर्टिकल थे। आर्टिकल कितने थे जब हमारा संविधान बना था? तो 395 आर्टिकल थे। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल कितने थे? 8 थे। पार्ट की बात करें तो पार्ट्स कितने थे? 22। तो जब हमारा संविधान बना था तो आर्टिकल 395 थे, शेड्यूल थे 8, और पार्ट्स की बात करें तो ये 22 थे। और अगर अभी की अगर हम बात करें तो ये हल्का सा याद रखना आपको, अभी हमारे शेड्यूल हो चुके हैं 12, पार्ट्स हो चुके हैं 25, और आर्टिकल तो पता ही नहीं, है ना? तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंबेडकर जी को आप लोग जानते ही हैं। अंबेडकर जी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये हल्का सा पॉइंट याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट की बात करें तो इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 26 जनवरी, यानी कि 2 महीने बाद। अच्छा, एक चीज बताओ आप लोग, संविधान तो 26 नवंबर को बन गया था, सिर्फ 2 महीने बचे थे,
तो क्यों नहीं 26 जनवरी को ही इन्होंने इनेक्ट कर दिया, इन्फोर्स कर दिया? इतना 2 महीने वेट करने की क्या ज़रूरत थी? बताइए आप लोग। और क्या होता है 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। न्यू ईयर ये कैसे हो सकता है? न्यू ईयर के लिए कौन 2 महीने वेट करेगा? इनको न्यू ईयर से क्या मतलब था? चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। शहीदों की याद में कौन से शहीद, कब के शहीद, कब शहीद हुए थे? मेमोरेबल बनाना था। हाँ, रुचि जी ने कुछ कारगिल नहीं, कारगिल तो बाद में हुआ था। कारगिल वार तो आज़ादी के बाद हुआ था, ये तो पहले की बात है। ओके, चलिए मैं ही बता रहा हूँ। मैंने बताया था आप लोगों को, लाहौर सेशन याद करिए। लाहौर सेशन जब हुआ था 1929 में, ओके, जब लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस किया है, कांग्रेस के जो सेशन होते थे ना, हमेशा लास्ट महीने के साल के एंड में होते थे। तो 1929 में लाहौर सेशन हुआ था और लाहौर सेशन में ये डिसाइड हुआ था कि हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज घोषित करेंगे, है ना? तो ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 को ये लोग क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज घोषित करते हैं। ओके, और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज घोषित करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तब इसीलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए, इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, 2 महीने और कांग्रेस ने इंतजार किया था। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, लाहौर सेशन। तो हमने देखा लाहौर सेशन 2 महीने क्यों वेट किया था, तो पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई। अब एक चीज़ और देखेंगे हम, जब संविधान हमारा बना था, तो बन के तो तैयार हो गया था, तो कुछ चीज़ें हमने उसी समय इनेक्ट कर दिया। सारी तरीके से पूरे संविधान को लागू होता है 26 जनवरी को। अब हम देखेंगे कुछ सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जो आपको जानना जानना चाहिए। जैसे पहला आपकी स्क्रीन पे है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान सबसे लेंथी है। 395 आर्टिकल है, 8 शेड्यूल है, 22 पार्ट्स है ना? ये सारी चीज़ें। दूसरा एलिफेंटाइन साइज़ की बात हम करें, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा है और ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, उसको सबको इंक्लूड करना होगा, है ना? ये सारी चीज़ें। और हमारा जो संविधान बना था ना, अंबेडकर जी क्या किए थे, पूरे देश के हर संविधान को लाते हैं और पूरे देश के संविधान से अच्छी-अच्छी चीज़ों को ऐड करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से लिया गया है, टीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ऐसे ढेर सारे संविधान देश के उनसे अपने संविधान में ऐड किया गया। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे की क्लास में बताऊँगा। अभी आपने बताया, चंचल जी ने बताया फ्लेक्सिबिलिटी। भारत के संविधान की अच्छी बात ये है ना, ब्रिटेन का संविधान आप देखोगे तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और वहाँ तो संविधान भी नहीं है, वहाँ तो कन्वेंशन चलता है। अमेरिका का संविधान देखोगे तो बहुत रिजिड है, लेकिन इंडिया का थोड़ा-सा रिजिड है, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल है, तो दोनों को ब्लेंड कर दिया गया, दोनों का मिक्स रूप है। तो इंडिया के संविधान की ये एक अच्छी बात है। दूसरा बात करें तो इंडिया में फेडरल सिस्टम चलता है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि अपने देश में फेडरल सिस्टम का मतलब मैं यहाँ बताता चलता हूँ। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि अपने देश में जो पूरे देश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंटर, स्टेट और लोकल। और तीनों के बीच में इतनी अच्छी हार्मनी है, मतलब कि तीनों के बीच सामंजस्य बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन जब देश में इमरजेंसी लगता है, आपातकाल जब देश में लगता है, आपातकाल आप लोग जानते हैं, तो अपना देश जो होता है वो यूनिटरी हो जाता है। यूनिटरी का मतलब एकात्मक शासन शुरू हो जाता है। तो ये भी मैं आपको इमरजेंसी वाले क्लास में बताऊंगा। तो फेडरल का मतलब आपको समझ आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अपने वर्क हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसके अपने काम है, लोकल गवर्नमेंट इसका अपना काम है। और ये किस शेड्यूल में है, तो ये 7th शेड्यूल में है। इनके काम को डिवाइड किया गया है। जैसे क्या है, सेंटर लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और तीसरा एक है कंकरेंट लिस्ट।
कंकरेंट लिस्ट में जो भी चीजें हैं उस पे दोनों कानून बनाते हैं, सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये भी हम आगे देखने वाले हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है अपना देश जो है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, जैसे अमेरिका है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होता है ना? लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जो लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये अभी हम देखेंगे। ओके, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, मतलब लेजिस्लेटिव अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। सेफ कोर्स अपराधी पकड़ में नहीं आता। ओके, अब आते हैं, अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंडिया में जो जुडिशरी है ना, जुडिशरी तो आप लोग जानते ही होंगे, तो हल्का सा जुडिशरी के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। जुडिशरी जुडिशरी जो इंडिया में है ना ऐसे है, इसका मतलब ये है कि अपने यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अमेरिका की अगर बात करें तो वहां सेपरेट जुडिशरी है। मतलब कि आप लोअर कोर्ट में जाओगे, लोअर कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो आप देख रहे हो ये सारे कोर्ट जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और जब कनेक्ट हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इंटीग्रेटेड बोलते हैं। ओके, तो ये जुडिशरी वाला सिस्टम समझ आ गया आपको। फिर आते हैं अगला, हम देखेंगे फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट के बारे में तो आप लोग बहुत जानते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है, जो हमें संविधान से प्राप्त है, और फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में है। हमें अभी की बात अगर हम करें तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। ओके, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है, 6। लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय कितने राइट थे, बताइए आप लोग। ओरिजिनली हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट थे? ओके, अमृतराज चौबे जी ने एकदम सही आंसर दिया, 7। एक फंडामेंटल राइट डिलीट किया गया है, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट में बताता है। संपत्ति का अधिकार, एकदम सही बताया आपने। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है। ओके, 6 फंडामेंटल राइट है। 6 फंडामेंटल राइट के नाम आप लोग जानते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। ओके, दूसरा राइट है आपका राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा राइट टू कल्चरल एंड माइनॉरिटी ऐसे करके है, और छठा जो क्या है, रेमेडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना? तो ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू इक्वालिटी मतलब कि समानता का अधिकार, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ और क्या है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयट नहीं करना, है ना? रिलीजन आप लोग जानते ही हैं, धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिल रही है ना? अच्छा, चलिए चलिए। और तो ये फंडामेंटल राइट है ना? तो ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा। अभी तो मैं आपको संविधान के बारे में बता रहा हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आप लोग जानते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? ये हमारे संविधान में ओरिजिनल रूप से नहीं था, इसे ऐड किया गया था। ओके, इसे ऐड किया गया था, है ना? तो ये ओरिजिनल हमारे संविधान में नहीं था। और कब ऐड किया गया था आपको बता दूं, संविधान में अगर कुछ ऐड करना होता है ना तो उसे संशोधन कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1976। अच्छा, आप लोग बताइए 1976 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी की सरकार में, जिसे काला दिन कहा जाता है, इसे स्वर्ण सिंह नाम की एक कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था, उसने रिकमेंड किया था। ओके, इमरजेंसी, इमरजेंसी आपने बताया। अच्छा, इमरजेंसी कितने महीनों तक लगा था, कितने महीनों या कितने साल तक लगा था? ओके, एक चीज मैं बताऊंगा, फंडामेंटल राइट तो आप लोग जानते हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, यूएस। ओके, फंडा यहाँ एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको याद रखना है। आपको याद कैसे रखना है, एक सेकंड।
कैसे याद रखना है आपको? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। और यूएसएसआर आप लोग जानते हैं, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, इसके पहले रसिया को यूएसएसआर कहा जाता था। अभी सिर्फ रसिया कहते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है वो यूएसएसआर से लिया गया है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, फंडामेंटल राइट यूएस, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से। और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में और हम देख लेते हैं। ये 42 अमेंडमेंट से आया था, 12 सेंस कमेटी ने रिकमेंड किया था। और जब फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में ऐड हुआ था तो उसमें सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे। एक बाद में ऐड हुआ था जो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन की बात कही गई थी, है ना? डीपीएसपी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, तो डीपीएसपी पार्ट 4 में है। ओके, इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा। सेकुलर स्टेट क्या होता है? भारत के संविधान की अच्छी बात यह है कि हम लोग सेकुलर कंट्री हैं। ओके, कंपलसरी एजुकेशन हो गया था। अच्छा, कंपलसरी एजुकेशन हुआ था तो ये फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल ऐड हुआ था। कोई आर्टिकल बताएगा? कंपलसरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से ऐड हुआ था? 21A, एकदम सही बताया आप लोगों ने, 2005। तो ये सारी चीजें हमने देखी। सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है, सेकुलर जो है ना, ये हमारे संविधान में पहले तो नहीं था। सेकुलर स्टेट जो हम बात कर रहे हैं, सेकुलर शब्द हमारे संविधान में नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसे ऐड किया गया था। ओके, तो ये सेकुलर, सेकुलर का मतलब ये होता है, देश की जो सरकार होती है ना, वो किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी। देश की सरकार के लिए सारे धर्म एक बराबर हैं। सेकुलर कंट्री, सेकुलर दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव सेकुलर होता है, एक नेगेटिव सेकुलर होता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में मैंने आपको बताया ही था, धर्मनिरपेक्ष। ओके, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जब हमारा देश बन के तैयार हुआ था ना, तो उस समय जो वोटिंग करते थे ना, 21 साल पे वोटिंग किया जाता था, लेकिन अभी 18 साल हो गया है। मतलब कि लोग 18 साल में होशियार हो जाते हैं कि हमको किसको इलेक्ट करना है। ओके, तो ये 61 अमेंडमेंट एक्ट 1888 में आया था। तो ये क्या हुआ था 1888 में, आप देखेंगे 21 से 18 साल कर दिया गया था। तो बस आपको इतना याद रखना है, पहले 21 था, अभी 18 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप, है ना? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब आप लोग जानते ही हैं। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आप यूपी में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, कर्नाटक में हो, केरल में हो, मणिपुर में हो, हमें किसी से मतलब नहीं है। आपकी बस एक ही नागरिकता है, और वो नागरिकता क्या है? इंडियन। आप भारतीय हो, सिर्फ एक नागरिकता है, भारतीय। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलता है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि अगर इंडिया अमेरिका को फॉलो करता ना, तो यूपी का सिटीजनशिप अलग होता और इंडिया का सिटीजनशिप अलग होता। बिहार का सिटीजनशिप अलग होता और इंडिया का सिटीजनशिप अलग होता। तो इसे कहते हैं डुअल सिटीजनशिप, है ना? जब राज्य का अलग हो और सेंटर का भी अलग हो। अब आते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी पे आते हैं। देश की सरकार चलाने के लिए ना, डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, कैग, यूपीएससी, ये सब जो होते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है, तभी तो ये निष्पक्ष काम कर पाएंगे, ताकि देश में जो सिस्टम है बहुत अच्छे से चल सके। इसलिए आप देखोगे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है। लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम उसे इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है ये बताना कि जो कानून बना है वो सही है या गलत। तीनों का काम अलग है, तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इमरजेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, इंडिया में 3 तरीके का इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी जो इंडिया में है वो 3 तरीके का होता है। कोई बताएगा? इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका है नेशनल इमरजेंसी, एक है आपका स्टेट इमरजेंसी, एक है आपका स्टेट इमरजेंसी, और सबसे लास्ट में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरीके से भारत में आपातकाल लगाए जाते हैं।
आपातकाल जो है वो भारत में 3 तरीके से लगाए जाते हैं। जो ये स्टेट इमरजेंसी आप देख रहे हो ना, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं इसे। ओके। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की अच्छी बात ये है कि ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। एक भी बार नहीं लगा है, 0 एक भी बार नहीं लगा है। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये अभी तक 3 बार लग चुका है। नेशनल इमरजेंसी अभी तक भारत में 3 बार लगा है। और स्टेट इमरजेंसी तो बात ही मत करो, ये तो हमेशा लगता रहता है ना? तो हम बात करें नेशनल इमरजेंसी, तो इसमें क्या होता है, ये इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने। और इंदिरा गांधी जी ने जो लगाया था, क्या बोल के लगाया था? इंटरनल मैटर, इंटरनल मैटर बोल के लगाया था। ओके। इमरजेंसी 3 तरीके से लगा सकते हैं, एक इंटरनल मैटर बोल के, और दूसरा ये बोल सकते हैं कि वार, किसी देश से वार हो रहा है ना? तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, इंडिया चाइना के युद्ध के समय और इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय। तो इस तरीके से 3 बार लगा है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे लगा है इंदिरा गांधी के समय में, और ये 21 महीनों तक चला था, है ना? 21 मंथ तक इमरजेंसी चला था। और 21 मंथ इस कब चला था? 1975 से 77 तक। और इसके बाद क्या होता है, इमरजेंसी के बाद इनकी सरकार गिर जाती है और एक नई सरकार बनती है। पहली बार देश में नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद। फिर आते हैं हम, यहाँ तक हमने देखा इमरजेंसी के बारे में देखा। अब इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट चलता है। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अपने यहाँ सरकार जो होता है 3 स्तर पे चलता है, सेंटर, स्टेट और लोकल, है ना? तो अगर हम बात करें तो पहले लोकल लेवल गवर्नमेंट अपने देश में नहीं था। लोकल लेवल की सरकार अपने देश में नहीं थी, और गांधी जी इसी की डिमांड करते थे। इसलिए तो इसको क्रिटिसाइज किया गया है और बोला गया कि ये अनगांधीयन है। तो 73rd अमेंडमेंट होता है 1992 में। इससे रूरल यानी कि पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया जाता है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, इसी समय होता है। और अर्बन के लिए म्युनिसिपैलिटी को क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई एक एग्जांपल दे दो आप, जो इसमें बहुत पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में। हल्का सा हिंट भी दे रहा हूँ, मिल्क सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये क्या है? 97। अमूल, बहुत अच्छा है। तो अमूल जो है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव में अच्छी बात ये होता है कि हर कोई मालिक होता है ना? और ये भी बाद में संविधान में ऐड किया गया। तो हमने इतनी सारी चीजें देखी। फिर देखेंगे इसके क्रिटिसिज्म। अब संविधान का क्रिटिसाइज भी हो रहा है, अनगांधीयन, कार्बन कॉपी, ये सारी चीजें हैं। तो हमने इतना देखा। तो अभी हमने क्या देखा? सेलिएंट फीचर, संविधान के हमने सेलिएंट फीचर देखे। तो आपको आई होप सारी चीजें यहाँ पे समझ आ गई है। मैंने ऊपर ऊपर मेन मेन चीज यहाँ पे सब कुछ आपको बताया है। अब आते हैं जो अपना अगला पॉइंट है, वो है प्रिएम्बल। प्रिएम्बल आपके स्क्रीन पे है। प्रिएम्बल के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्रिएम्बल को किसने पेश किया, मतलब प्रिएम्बल को किसने इंट्रोड्यूस किया? मैंने आज ही के क्लास में बताया है। बताइए वो कौन से भारत के मतलब कि लीडर थे? नेहरू जी ने। और नेहरू जी ने क्या पेश किया था? नेहरू जी ने क्या मतलब कि नेहरू जी ने क्या इंट्रोड्यूस किया जो आगे चलकर प्रिएम्बल बना था? और एक चीज और बताऊं, ये जो प्रिएम्बल को एडॉप्ट किया गया था ना, ये बाद में किया गया था, संविधान जब बन के रेडी हो गया था। नहीं नीति जी, ये पंचशील सिद्धांत तो आपका पंचशील सिद्धांत 1954 में, ये इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम एक दूसरे, नेहरू रिपोर्ट नहीं नहीं, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आज ही के क्लास में बताया था, ये देखिए आज ही के क्लास में मैंने बताया था। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये नेहरू जी ने दिया था। और बाद में यही मॉडिफाई होके क्या बनता है?
प्रिएम्बल बन जाता है। ओके, ओके, टेंशन मत लीजिए, मैं याद करा दूंगा। अभी तो मैंने ऐसे बताया है, जब मैं आगे चल के ना फंडामेंटल राइट का क्लास अलग से लूंगा, डीपीएसपी का क्लास अलग से लूंगा, और फंडामेंटल ड्यूटी का अलग से लूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो प्रिएम्बल देख लो एक बार आप लोग, आज प्रिएम्बल की क्लास ले लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगी क्लास। तो प्रिएम्बल के बारे में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। तो ये टोटल कितने हैं? 5। ओके, एंड टू क्रिएट, एंड टू, ये गलत लिखा हो, टू ऑल इट्स सिटीजन, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या है? ये 4 है। एक जस्टिस, दूसरा लिबर्टी, तीसरा इक्वलिटी और चौथा फ्रेटर्निटी। मतलब कि हम ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या सिक्योर कर रहे हैं? जस्टिस। और क्या सिक्योर कर रहे हैं? लिबर्टी। और क्या सिक्योर कर रहे हैं? इक्वलिटी। और क्या सिक्योर कर रहे हैं? फ्रेटर्निटी। ओके। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये क्वेश्चन पूछता है, जो जस्टिस होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के, एक सोशल, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा पॉलिटिकल, है ना। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये याद रखना है। क्वेश्चन में और भी दे देगा बना के, जैसे आपको दे सकता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस दे देता है, रिलीजियस जस्टिस। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको याद रखना सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी किस चीज की देता है? लिबर्टी क्या है आपका? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ओके। इक्वालिटी किसके देता है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी क्या होता है? एश्योरिंग डिग्निटी टू इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, है ना। अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो आप देखेंगे आर्टिकल 14 से, चलो ये मैं आपको फंडामेंटल राइट वाले क्लास में बताऊंगा। ओके, तो आपने एक चीज नोटिस किया, 3 प्रकार के जस्टिस की बात करा, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, आप लोग पहले बताओ फिर मैं बताऊंगा। इस प्रियम्बल में 3 वर्ड, इस प्रियम्बल में क्या था? 3 वर्ड जो है वो बाद में ऐड किए गए थे। वो तीनों वर्ड के नाम बताइए। ओके, राजकुमार जी ने बताया सेकुलर। और बताइए 3 वर्ड। सो सेकुलर, ओके। समाजवाद, ओके। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। समाजवाद मतलब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। और क्या है तीसरा? क्या है? इंटीग्रिटी। नहीं नहीं, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। और ये तीनों कब ऐड किया गया था ये बताइए? ये तीनों कब ऐड किया गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 में, और ये दोनों ऐड किया जाता है। और एक चीज और, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? इंदिरा गांधी जी जब वो थी। तो इससे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी संविधान में, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, तो हमने देखा सोशलिस्ट, मैं इसे अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं दूसरे कलर से। क्या है? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड आप देखेंगे, इसे बाद में ऐड किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता, अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा था जस्टिस, तो ये भी मैंने बता दिया। और ये कब बना था? तो इस तरीके से आज हमने इतनी सारी चीजें देखी। चलिए, तो कैसा रहा आज का क्लास? फैक्चुअल कुछ ज्यादा हो गया है, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे रिवीजन करा करा के याद करा दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।
धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। ओके, थैंक यू आज के लिए। गुड नाइट।